चलिए तो आज लगातार 1 घंटे हम दर्शकों को शो से जोड़ने वाले हैं, उन्हें शो में शामिल करेंगे, उनके सवालों के जवाब हम देंगे, उनकी फाइनेंशियल रणनीति उन्हें बताएंगे, उनके लिए सही है या नहीं। मेरे साथ श्वेता रजानी, म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आनंद राठी वेल्थ मेरे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही मुकेश जिंदल सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। एक एक करके दर्शकों से भी हम बात करेंगे। क्या मेरे साथ पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं? चलिए तो यहाँ पर हमारे दर्शक जो YouTube पर अपने सवाल हमें भेजते हैं उनसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। और चलिए मुकेश, आपसे मैं पहला सवाल लूँगी और राजबीर का सवाल है, ये राजबीर अहलावत का। 8 साल का इनका एक लक्ष्य है मुकेश, और इन्होंने इसके लिए निपॉन का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप में निवेश किया है। पीजीआईएम का मिड कैप है जहाँ पे ये कर रहे हैं लमसम निवेश। एक क्वांट का स्मॉल कैप भी है, इसमें इन्होंने लमसम कर रखा है लगभग 50,000 रुपये। 85,000 रुपये पीजीआईएम मिड कैप में भी किया हुआ है, और क्वांट के एक और फंड में इन्होंने निवेश कर रखा है। अब ये जानना चाहते हैं कि केवल 8 साल के इस लक्ष्य के लिए कैसे इन्हें निवेश करना है। इन्होंने जो है ये ऑप्शंस दिए हैं, ये विकल्प दिए हैं कि इन फंड्स में इन्होंने निवेश करना है। इन्होंने आकलन करके अपने लिए ये फंड्स जो हैं वो चुने हैं, जिसमें से एक निपॉन स्मॉल कैप पर आपकी राय चाहते हैं, या उसके एवज में टाटा स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप उसमें लमसम किया जाए, या पीजीआईएम का जो मिड कैप है उसमें ये कह रहे हैं कि ये निवेश करना चाहिए। एनीवेज तो क्लियरली एक 8 साल के गोल के लिए रणनीति चाहते हैं। अब प्रॉब्लम एक मुकेश यहाँ पर ये है कि हमारे पास इनका जो ओवरऑल कॉर्पस अमाउंट है जो इनको शायद 8 साल के बाद चाहिए होगा, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, और ये दर्शक मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी नहीं है। फ़िलहाल जो डिटेल्स हैं आपके पास, उसके मुताबिक 8 साल के लिए ये कितना एक तो रिस्क उठा सकते हैं, और इन्होंने अपने ऑप्शन में जितने भी फंड्स दिए हैं मुकेश, वो ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, और एक आधा मिड कैप है इनके पास। और साथ ही एक कन्फ्यूजन ये भी है कि एसआईपी के जरिए निवेश करें या लमसम निवेश करें। तो मेरे ख्याल से एक एक करके सभी को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो 8 साल के लिए एक कंप्लीट स्मॉल कैप और मिड कैप रणनीति, स्ट्रैटेजी फिर मौजूदा रनअप को देखते हुए काफ़ी आकर्षक लग रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर बढ़ाना, मिड कैप्स का एक्सपोजर बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर हम 1-2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर 8 साल के समय की बात कर रहे हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है एक तरह से दोहराई जाती है, एक साइकिल में मूव होती हैं दोनों मार्केट कैप की जो दो कैटेगरीज हैं। अब मौजूदा चाल को देखते हुए पोर्टफोलियो में केवल स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को जगह दे देना कितना सही होगा, कितना गलत होगा? थैंक यू कविता। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि अभी हमने देखा लास्ट 6 मंथ्स में मिड कैप स्मॉल कैप काफी चढ़ गए हैं, और इन्वेस्टर काफी वरीड भी है इस बात को लेके कि अब स्मॉल कैप मिड कैप में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम होराइजन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एंड नॉर्मली हम देखते हैं कि लार्ज कैप के लिए 5 साल प्लस अच्छा रहता है, बट अगर टाइम होराइजन 7 इयर्स 8 इयर्स है तो मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि वहां रिस्क शॉर्ट टर्म में ज्यादा रहता है बट लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न भी ज्यादा देते हैं। तो अगर किसी का 8 इयर्स का टाइम होराइजन है तो उनको मिड कैप स्मॉल कैप में डेफिनेटली करना चाहिए। एंड उनको करना ये चाहिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कुछ लार्ज कैप में कर लें, कुछ मिड में कर लें, कुछ स्मॉल कैप में कर लें। तो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो कभी मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है वहां से अच्छी रिटर्न आएगी, कभी आपका लार्ज कैप से अच्छा रिटर्न आ जाएगा। अब जो इन्होंने फंड्स बताए, इन्होंने ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स अच्छे बताए हैं, और इनके पास अगर हम स्मॉल कैप इन्होंने जो बोला है, निपॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांटम क्वांट का स्मॉल कैप, तीनों बहुत ही बेहतरीन फंड है। और इसमें अगर हम देखें कोई सेलेक्ट करना हो तो टाटा स्मॉल के एक बहुत ही बढ़िया फंड है, मेरे को अच्छा लगता है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजमेंट टीम भी बहुत बढ़िया है, एक वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में पीजीआई मिड कैप फंड एक टाइम तक काफी अच्छा चल रहा था। अभी उनमें फंड मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, जो उनके फंड मैनेजर थे अनिरुद्ध नाहा, वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में चले गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी लैक कर रही है। तो पीजीआई मिड कैप मैं रिकमेंड इनको नहीं करूंगा। पीजीआई मिड कैप की जगह हम एसबीआई मिड कैप देख सकते हैं कि एक जो बहुत ही काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और लार्ज कैप के लिए एक लो कॉस्ट पैसिव लार्ज कैप इंडेक्स फंड बढ़िया रहता है, उसमें कॉस्ट कम रहती है। तो हम यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड देख सकते हैं।
तो अगर मेरे ख्याल से ये फंड करेंगे, ये 3 फंड में करेंगे, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप में, तो इनको काफ़ी अच्छा रिटर्न आना चाहिए। 8 इयर्स में स्टेबल रहेगा। रिटर्न के साथ स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे को लगता है इनको मिड कैप, स्मॉल कैप से घबराना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया टाइम है बिल्ड करने का। मार्केट थोड़ा महँगा है, 10-15% महँगा है, बट बहुत ज़्यादा बबल मोड में भी नहीं। तो ये इसे कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं कि ये मार्केट महंगा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये केवल मिड कैप स्मॉल कैप के नज़रिए से कह रहे हैं या लार्ज कैप्स भी आपको फिलहाल महंगे लग रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप भी महँगा लग रहा है। अगर हम निफ्टी 50 का पी रेशियो देखें या कोई भी देखें, इस समय वो 23 चल रहा है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी लगभग 20 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट महँगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10-15% महँगा है, बट इसमें कविता, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मार्केट 15% रिटर्न देता है, नॉर्मली मार्केट 5 साल में डबल होगा। इस समय मार्केट अगर सेंसेक्स 65,000 पे है, तो सेंसेक्स 5 साल बाद लगभग 1,30,000 पे होगा। अब सवाल मैटर नहीं करता है कि आपने 70,000 पे लिया या 60 पे लिया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपने लिया कि नहीं लिया। तो अगर किसी का 5 साल का टाइम होराइजन है, लंबा टाइम होराइजन है, तो हमें लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में बढ़िया करेगा और इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। अच्छा, अब ओवरऑल 8 साल का निवेश, इसमें ये कितना जोखिम लें, किस तरह के फंड्स आपको लगता है इन्हें शामिल करने चाहिए? कुछ रिकमेंडेशंस मेरे ख्याल से आपने अपनी समझाइश के ज़रिए दी तो है, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि हमारे पास बहुत क्लैरिटी नहीं है देखिए सवाल को लेकर, ठीक है? जिस तरह की मुझे पता भी नहीं कि इन्हें अपनी रिस्क प्रोफाइल पता है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप को ही पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचा है, तो अब किस तरह का ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन को लेकर इनका प्रोसेस हो 8 साल के लिए? 8 साल क्या आप लॉन्ग टर्म समझेंगे या मीडियम टर्म की अवधि मानेंगे? कविता, 8 साल एक लॉन्ग टर्म समझेंगे, बट इसमें रिस्क प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने बताया, सवाल पूरा नहीं है, इन्होंने रिस्क प्रोफाइल नहीं बताया है, बट इन्होंने सिंस स्मॉल कैप ये सब सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मॉडरेट से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो इनके लिए मिड कैप स्मॉल कैप सही है। बट अगर ये कोई सीनियर सिटीजन है, कंजर्वेटिव है या पहले इन्वेस्टर है, तो शायद फिर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा करना इनके लिए बढ़िया नहीं होगा। ये लार्ज मिड, जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, आईसीसी लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई निफ्टी कर सकते हैं, वो इनके लिए बेटर होगा। तो बेटर होता कि हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती, बट जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से ये हमने सजेस्ट किया। ये तो राजबीर अलावत, अगर आपको इसके अलावा भी कोई सवाल पूछना है तो या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही, जहाँ पर आपने पहले भी सवाल डाला था, वहीं डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है हमारा, तो अपने सवाल वहाँ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करेंगे तो अच्छा है, आपका नंबर भी हमें मिल जाएगा, लगे हाँ तो हम भी आपसे बात कर लेंगे और एक्सपर्ट से भी बात करा लेंगे आपकी। आगे बढ़ती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो गया है, 9619873567। झटपट नोट डाउन कीजिए। इनफैक्ट इस वक्त भी अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो देर किस बात की है, अपने सवाल भेजिए और अभी से आपको कनेक्ट कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से। यूट्यूब पर भी अपने सवाल, क्योंकि यूट्यूब पर आप हमारे बहुत सारे शोज देखते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के, इसीलिए एक खास पेशकश 1 घंटे की, जहां पर हमने यूट्यूब के अधिकतर सवालों को शामिल किया है। तो यूट्यूब के भी सवाल आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, एक एक करके हम अपने दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट्स के पास आपके सवाल भेजते हैं। और आज की इस पेशकश में 1 घंटा नॉन स्टॉप रैपिड फायर आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, जहाँ पर 2 एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं। श्वेता रजानी के लिए सवाल है आतिश का। आतिश मेरे साथ फोन लाइन पर है। आतिश, हाय, गुड इवनिंग, क्या हालचाल? आतिश, हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाय, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, यवतमाल विदर्भा से बोल रहा हूँ मैम। क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? हाँ, टीचर इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 1 करोड़, करोड़पति बनना है आतिश को, हैं? यस यस मैम, लॉन्ग टर्म के 15 साल के लिए मुझे 1 करोड़ बनाने का है। अच्छा, चलिए, तो अच्छा लगा। आपने कम से कम ये एक लक्ष्य बांधा हुआ है, 15 साल हाँ, में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके लिए आपने कुछ फंड्स भी अपने लिए चुने हुए हैं। एक्सिस का ब्लू चिप है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप भी है, एसबीआई का भी स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। तो चुने हाँ गए मैम। फंड्स कैसे हैं और कितना आपको एसआईपी का निवेश बढ़ाना चाहिए या नहीं? अच्छा आतिश, एक बात बताओ, क्या करोगे 15 साल के बाद 1 करोड़ का? अभी तो तुम्हारी 37 साल की है, तो क्या ये रिटायरमेंट के आसपास का लक्ष्य है? यस यस, रिटायरमेंट के लिए और बच्चे के एजुकेशन और ओह, उनके
घर होगी, फ्लैट वगैरह, और उसको उसका प्लानिंग अभी करना है मैम। तो ये सब कुछ हो जाएगा 1 करोड़ में? नहीं, और बढ़ाने का है, SIP और बढ़ाने का मैम। तो हाँ, मेरे नहीं वो तो बढ़ाना पड़ेगा, वो तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन और SIP कौन सी फंड में मैं कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा मुझे हाँ, चाहिए था। लेकिन एक आतिश, आपको है ना थोड़ा सा अपने लक्ष्यों को लेके थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी चाहिए होगा, क्योंकि 1 करोड़ अभी के मुताबिक आप बोल रहे हो कि आपके लिए पर्याप्त होगा, है ना? लेकिन हम आतिश 15 साल के बाद की बात कर रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हो कि महंगाई बढ़ेगी, है ना? तो आज के 1 करोड़ रुपए आने वाले 15 सालों में तो कम ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको जो निवेश राशि इकट्ठा करनी है वो ज़्यादा इकट्ठा करनी होगी, है ना? तो वो कितनी ज़्यादा इकट्ठा करनी होगी, कितना फिगर है जो आपको 15 साल के बाद आज के 1 करोड़ के मुताबिक लगेगा? श्वेता रजानी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आपके पास आती हूँ। श्वेता, न सिर्फ आतिश मेरे ख्याल से, लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि शायद लक्ष्य को बांधना नहीं जानते हैं। अब जैसे कि इन्होंने 1 करोड़ में ही बता दिया कि रिटायरमेंट का लक्ष्य है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य है, घर भी इनको शायद खरीदना है, ठीक है? तो अहम लक्ष्य हैं आपकी ज़िंदगी के। मेरे ख्याल से हर कोई अपने आर्थिक लक्ष्यों में इन्हीं को अमूमन ज़्यादा बांधते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप थोड़ी सी बैक कैलकुलेशन कर लें, ठीक है? तो एक फॉर्मूला श्वेता चाहेंगे आपसे, जिसके जरिए दर्शकों को और आतिश को आसानी हो ये समझने की कि कैसे अपने लक्ष्यों को एक कॉर्पस दे सकें कि इतनी राशि इकट्ठा करनी है। जी कविता, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि जब हम लक्ष्य अपना बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वो सही से प्लान कर लें, क्योंकि जब लक्ष्य सही डिटरमाइन हो जाएगा, तो कैसे उस लक्ष्य की तरफ हमें चलना है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर क्या निवेश करना है, वो भी बहुत आसान हो जाता है। और तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए अ, आपको घर खरीदना है 10 साल बाद, वो आपका एक लक्ष्य है। आपको पता है आज के दिन पे एक 50 लाख आपको चाहिए घर खरीदने के लिए। तो ये आज के दौर के लिए 50 लाख है, ये आज की कीमत है। पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए आप एक रफ रेट पकड़ लें, 7% से महंगाई बढ़ती है। तो 7% से अगर महंगाई बढ़ रही है, तो आज का जो 50 लाख है, वो करीबन 10 साल बाद डबल हो जाएगा। मतलब आपको 50 नहीं 1 करोड़ चाहिए रहेगा 10 साल बाद घर खरीदने के लिए। तो उस हिसाब से आप अपने लक्ष्यों का प्लानिंग कीजिए। ये एक मैं कहूँगी कविता कि आप फॉर्मूला पकड़ लें, 7% से अगर महंगाई बढ़ रही है, 10 साल बाद वो डबल रेट हो जाएगा आपके लिए। तो 50 लाख 10 साल बाद महंगाई के हिसाब से 1 करोड़, 20 लाख आज का, महंगाई के हिसाब से 10 साल बाद आपका हो गया 40 लाख। ये फॉर्मूला से अगर आप पकड़ के चलें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। आतिश, आते हैं आपके प्रश्नों पे जो आपने फंड्स कहे। तो सबसे पहली बात, अगर आप 1 करोड़ प्लान कर रहे हैं, आपने कहा आप पिछले 3 साल से SIP कर रहे हैं, करीबन 8,000 से आपकी SIP चल रही है, तो आज तक पिछले 3 सालों में करीबन आपने 3 लाख इकट्ठे कर लिए होंगे। तो ये 3 लाख प्लस 8,000 हर साल जो जाएंगे, ये आपको, अगर हम इक्विटी में जा रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं, तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर चलें तो 14% की एक रेट ऑफ रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उस हिसाब से आप पहुंचोगे करीबन 70 लाख पे। तो आपका गोल वैसे तो 1 करोड़ वही आपने चेक करना है, लेकिन 8,000 की SIP आपको पूरी नहीं पड़ेगी। आपके पास 2 ऑप्शन मैं यहाँ कहूंगी। एक तो ये कि आप आज शुरुआत कर लें 8,000 से, हर साल 15 से 20% तक आपकी ये SIP बढ़ाते चलें, या अगर आप दूसरा ऑप्शन है आपके पास, 8,000 की जगह आज से 15,000 से शुरुआत कर लें। 15,000 हर साल अगर आप SIP के दौर पे निवेश करेंगे तो आप 1 करोड़ पे आसानी से पहुंच जाओगे 15 साल के बाद, जो आपका आपने गोल एक बनाया हुआ है। तीसरा आपके फंड्स पे आ जाते हैं। तो फंड्स जो आपने कहे,
उसमें से एक फंड मैं कहूँगी एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है वो अच्छा है, उसे आप कंटिन्यू करें। वहाँ पे एसआईपी जो आपकी चल रही है उसे चलने दें। वो बहुत अच्छा है। बाकी जो 3 फंड्स आपने कहे, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड उसके जगह पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो 20% अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन आज के दौर में डोमेस्टिक इक्विटी जो भारत में निवेश करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो मैं आप कहूँगी वो एसआईपी आप रोक लें। एक्सिस के 2 फंड जो आपके हैं वहाँ भी मैं कहूँगी आप एसआईपी रोक दें। वहाँ हमने पिछले कुछ महीनों में फंड मैनेजमेंट चेंजेस देखी हैं। तो वो 2 फंड मैं आपको कहूँगी आप अभी ना कंटिन्यू करें। उसके जगह आपके पास 4 से 5 फंड कम से कम आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, फिर आप उसे बढ़ाते चलें। लेकिन आज के लिए कुछ फंड्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जी, एक जी। फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड, एक हुँ, कोटक हुँ। का इमर्जिंग फंड, क्वांट एक्टिव फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी। चलिए आतिश, तो आपके लिए सलाह यही है कि अपने निवेश को आपको ज़रूर ही बढ़ाना है। और दूसरी एक और गुजारिश आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप टीचर हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वित्तीय साक्षरता को लेकर, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर भी कुछ पढ़ाई, कुछ सीख अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आप ज़रूर दें। और हाँ, उन्हें 18 स्वदेश ज़रूर देखने को कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक राजकुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुकेश से पूछना चाहेंगे अपने सवाल। भोपाल से बोल रहे हैं। नमस्कार राजकुमार जी, क्या हालचाल? गुड इवनिंग मैडम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हालचाल भोपाल में? बारिश वगैरह हो रही है क्या बिल्कुल रुक गई है? हाँ, हो तो रही है, आज सुबह से हो रही है बारिश। आज सुबह से हो रही है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए सर, आपने कुछ फंड्स हमें भेजे हैं डिटेल्स में। 8 फंड्स हैं आपके पास, और जी जी। 5 साल में कितना कॉर्पस बनेगा आपका, ये आपका हाँ, ये सवाल तो है ना? हाँ, वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना वेल्थ पड़ता है क्रिएशन के लिए, ठीक है। सर कुछ पढ़ते हैं बाजार को लेके? म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी कहीं और निवेश करते हैं डायरेक्ट शेयर बाजार में? नहीं, म्यूचुअल फंड में ही करता हूँ, शेयर में तो नहीं करता, लेकिन अच्छा अच्छा। 2008 से कर रहा हूँ मैं। 2008 से आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं? हाँ, वाह, लेकिन अभी ये चूंकि तो ये अभी बीच में कुछ मेरा एक गोल कंप्लीट हुआ, तो उस समय मैंने विड्रॉ अच्छा कर दिया था, ये दोबारा चालू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिस लक्ष्य के लिए आप पैसे जोड़ रहे थे, वो केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करने से ही आपने प्राप्त किया? हाँ हाँ, कुछ मतलब मेरी चलिए सेविंग और मुबारक। कुछ मतलब हम्म 60% म्यूचुअल फंड, 40% मेरी सेविंग, ऐसा करके एक चलिए गोल तो बहुत कंप्लीट हो बढ़िया। गया है। अच्छा लगता है जब आप जैसे दर्शक और निवेशक हमें अपना सवाल भेजते हैं, और इतने समय से आपने एक निवेश विकल्प पर भरोसा जताया। यही इस बात का सबूत है कि हमेशा धीरज और संयम से काम लेना है, और सही रणनीति जो है अपने लिए चुननी है। आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए हमें चुना, धन्यवाद। और मुकेश, फंड्स इनके पास 8 हैं, तो बताइए, 5 साल का समय, और कह रहे हैं केवल वेल्थ क्रिएशन इनका लक्ष्य है। बताइए। तो कविता, जैसे आपने बताया, राजकुमार जी ने काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2008 से कर रहे हैं। इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में कॉन्फिडेंस दिखाया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। कंसिस्टेंसी काफी लंबी है, और अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया हुआ है इनके। सारी स्कीम्स अच्छी परफॉर्मेंस है। मेरे को कोई भी ऐसी स्कीम नहीं दिखी जो कि अंडर परफॉर्म कर रही है, जहां पे कुछ चेंजेस की जरूरत है। शायद ये आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, जिसकी वजह से ये इतना बढ़िया पोर्टफोलियो बना पाए। तो पहली बात, स्कीम्स में कुछ चेंज नहीं करना। परफॉर्मेंस अच्छी है, फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है, कॉम्पोजिशन डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़िया है। एक इनको छोटा सा सजेशन ये है कि इन्होंने 8 स्कीम्स ले रखी हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्कीम्स ज्यादा है। आने वाले टाइम में वो शायद थोड़ा सा इन्हें कंसोलिडेट कर सकते हैं। जब भी प्रॉफिट बुकिंग करें तो स्कीम्स रिड्यूस कर सकते हैं, और नई स्कीम ना ऐड करें। तो पोर्टफोलियो सही लग रहा है। इसमें 2 चीजें और है कि इन्होंने पूछा 5 साल बाद पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर ये इसी तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे इक्विटी में, वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बढ़िया इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रहता है, और जो इन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट भी किया हुआ है। अगर हम मान के चलें कि इक्विटी फंड्स में 14% का पोस्ट टैक्स का रिटर्न लगभग निकलेगा, तो ये पोर्टफोलियो 5 साल में इनका 43 लाख का हो जाएगा। और अगर ये इसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बेस्ट सोल्यूशन इनके पास ये है कि ये स्टेप अप एसआईपी करें। हर साल
इनकी क्योंकि इनकम बढ़ रही होगी तो 10%, 15%, 20% जितना पॉसिबल होता है अपने एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहें, कंसिस्टेंसी रखें और ये ऐसे ही करेंगे तो अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। ये तो मुकेश काफ़ी विस्तार से आपने इनसे बात कर ली और इनको समझाया। उम्मीद करते हैं राजकुमार जी आपको समझ में आए कि क्या बदलाव करने हैं। कोई भी सलाह आपसे छूट गई हो तो आपसे निवेदन है कि यूट्यूब पर हमारा शो देखिए और आप सलाह वहाँ पर से भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले देखिए यूट्यूब का पता हमारा फ्लैश हो रहा है। झटपट अपने सवाल यूट्यूब पर डालिए, व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम दर्शकों को भी शामिल करेंगे, यूट्यूब के सवालों को भी शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हम 1 घंटा आपके सवालों पर फोकस कर रहे हैं और तमाम दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनके यूट्यूब के भी सवाल हम शो पर ले रहे हैं और एक एक करके श्वेता रजानी और मुकेश जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक का मैं सवाल लेती हूँ और सत्या रंजन ने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। श्वेता आपके पास आएगा ये सवाल और गोल है 70 लाख रुपए इकट्ठा करना, 15 साल का समय है। पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास है और बताएं अब इन्हें कहाँ किस तरह से इनके पास जो फंड्स है उसमें मेरे एसेट का मिड कैप है, एक्सिस का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, करोड़ रुपए को स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, साथ ही करोड़ रुपए का इनके पास एक और टैक्स सेविंग फंड है। और इसके अलावा आप बताइए कि 15 साल में जो इनका लक्ष्य है वो कैसे अचीव होगा। जी कविता, तो शुरुआत करते हैं इनके लक्ष्य के साथ। जैसे इन्होंने कहा 70 लाख इन्हें पहुंचना है 15 साल में। पर इन्होंने एसआईपी जो बताई है आज के दिन पे कर रहे हैं 5000 की एसआईपी है। अगर हमें 70 लाख अचीव करना है तो एसआईपी की शुरुआत हमें 10,000 से करनी पड़ेगी। तो 5 से आप डेवलप कर लें 10,000 और लगातार अगर 10,000 आप एसआईपी करते रहें तो आप 70 लाख पे पहुंच जा सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते आज के दिन पे तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप शुरुआत करें 5,000 से और हर साल इसे 10% 10% से बढ़ाते चलें। ये आपको करीबन 70 लाख पे ले जाएगा। तो ये हो गई आपकी एसआईपी अमाउंट की बात। अभी आते हैं आपके फंड्स पे। जो फंड्स आपने कहे हैं उनमें से 2 फंड जो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, वो हैं एक्सिस के 2 फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड और एक्सिस का मल्टी कैप फंड। इनके जगह पे जो 2 फंड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हो गया एक क्वांट का एक्टिव फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब एक्सिस के फंड्स में जैसे मैंने कहा इनके फंड मैनेजमेंट टीम में थोड़ी सी हमने बदलाव देखे हैं, तो इस वजह से मेरा कंफर्ट नहीं है उन फंड्स के साथ। और आपके पोर्टफोलियो में भी अगर हम देखें तो जो स्मॉल कैप की कैटेगरी है वो आप तो है ही आपके पास, कैनरा का फंड भी है आपके पास, वो अच्छा फंड है। मल्टी कैप और कॉन्ट्रा ये एक तरह से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ले आएगा। तो ये 2 फंड्स की मैं सलाह दूंगी। बाकी आपके फंड्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट सत्यरंजन। आगे बढ़ते हैं, अमरनाथ का सवाल होगा और मेरे ख्याल से मुकेश आपके पास ये सवाल है। और कोटक फ्लेक्सी कैप इनके पास है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है, क्वांट का मिड कैप फंड है, टाटा का भी मिड कैप फंड है और 10,000 रुपये हर महीना लगा रहे हैं। इसको बढ़ाना भी चाहते हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा और कोई नया फंड भी क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे? देखिए कविता, ये 4 फंड कर रहे हैं। अब 4 फंडों में नॉर्मली फंड्स की परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छे फंड्स हैं, पर थोड़े से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं पोर्टफोलियो में रिटर्न बेटर करने के लिए। एक इनके पास है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड लेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा उसका साइज भी बड़ा हो गया, उसके एयूएम 40,000 करोड़ का हो गया है और आने वाले टाइम में जैसे से बड़ा होगा उसको रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल होगा, बेंचमार्क को बीट करना मुश्किल होगा। तो एक तो इनके लिए सजेशन ये है कि उसमें वो एसआईपी स्टॉप कर दें और एसआईपी स्टॉप करके उसको वो रिप्लेस करें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से, जो कि एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमें लगता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में
जो एक्टिव फंड मैनेजर है वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे। एक इसमें मेरे को अमरनाथ जी की एक बहुत अच्छी चीज लगी कि ये फंड में पहले 10,000 की एसआईपी कर रहे थे, अब वो उन्हें 20,000 कर रहे हैं। तो ये जो स्टेप अप का तरीका एसआईपी बढ़ाना है, ये बहुत ही बढ़िया है और मैं सारे इन्वेस्टर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि ये करना चाहिए। नॉर्मली अब इन 4 फंड्स में हम देखें तो कोशिश यही रहती है कि एग्जिस्टिंग फंड में कोई अच्छा फंड है तो उसमें हम कर लें। तो इनके पास एक निपॉन का स्मॉल कैप फंड है जो अच्छा फंड है और टाटा मिड कैप फंड है, तो उसमें वो एसआईपी और बढ़ा सकते हैं। अब इनके पास जो अभी एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 2 मिड कैप फंड लिए हुए हैं, एक क्वांट का मिड कैप फंड भी है, तो उसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि एडिशनल करें। उसके बदले हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप ले लें, क्योंकि एचडीएफसी की फंड मैनेजमेंट टीम बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया आ रहा है। तो नई एसआईपी के लिए एक आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड कर लीजिए, एक आप टाटा का फंड कर लीजिए, टाटा का मिड कैप फंड, एक निपॉन स्मॉल कैप फंड कर लीजिए और एक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड कर लीजिए। ये डाइवर्सिफाइड है और आप इसे कंटिन्यू करते रहिए और अगर आप स्टेप अप करते रहेंगे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन आने वाले टाइम में होगा। अमरनाथ के बाद विनोद का मैं सवाल लूँगी। हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और मुकेश मेरे ख्याल से ये सवाल भी आप ही के पास है। बताइए, इन्होंने 1.7 सीआर ऑलरेडी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ज़रिए जो है इकट्ठा किया हुआ है। तमाम फंड्स के नाम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसी भी वक्त जो है वो अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। लिक्विड फंड में इन्होंने जो जमा किया है वो लगभग 2 साल उसको चला पाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगले 10 साल तक अगर ये कोई एसआईपी नहीं कर पाते, निवेश नहीं कर पाते हैं, तो ये कितना जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है क्या वो पर्याप्त होगा? और ये कह रहे हैं इनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स भी हैं जो हो सकता है कि इनके निवेश को ओवरलैप भी करें। तो उस स्थिति में इन्हें क्या करना चाहिए, बताइए। तो कविता, अगर हम विनोद जी का पोर्टफोलियो देखें, इसमें 2 चीजें हैं। पहले हम अगर स्कीम्स की बात करें तो मैंने देखा कि थोड़ा से इनके पास 4 ऐसी स्कीम्स है जहां पे हम एक्शन ले सकते हैं, कुछ करेक्शन ले सकते हैं। एक इनके पास एक्सेस मिड कैप फंड है। एक्सेस के फंड स्ट्रगल कर रहे हैं लास्ट 2 साल से। फंड मैनेजमेंट टीम में भी काफी चेंज हुआ है, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर एक्सेस मिड कैप फंड को वो एसबीआई मिड कैप फंड से रिप्लेस कर ले। और रिप्लेस करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कविता पॉइंट नोट करना होता है कि उसमें कोई एग्जिट लोड ना लगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना लगे। तो वो देख लें कि 1 साल पूरा हो गया तो उसे वो रिप्लेस कर ले। तो एक एक्सेस है जहां पे मैं उनको रिप्लेस करने के लिए सजेशन दूंगा। एक इनके पास पीजीआईएम का मिड कैप फंड भी है, वहां भी फंड मैनेजमेंट टीम में चेंज हुआ है, फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। एक इनके पास टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट मैंने इनको सुझाव यही दिया है कि उसे वो वॉच लिस्ट में रखें। नॉर्मली फंड को ज्यादा जल्दी चर्न नहीं करना होता है, अभी थोड़ा सा हमने बाउंस बैक देखा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बाउंस बैक कंटिन्यू हो। एक चौथा फंड इनके पास इंपॉर्टेंट फंड है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसमें एक टैक्सेशन का रूल चेंज आया है। 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं, अगर उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है तो जो उनमें गेन आएगा वो अब एज पर इनकम टैक्स स्लैब ऑफ इन्वेस्टर टैक्सेबल हो गया है। तो अगर आपका टैक्स स्लैब 0 to 20% आप टैक्स ब्रैकेट में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप टैक्स ब्रैकेट हाई है, 30%, 33% का टैक्स ब्रैकेट है, तो आप इसमें स्टॉप कर दीजिए। दो मेरे को लगता है यूएस मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट है, आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न करेगा, बट टैक्स का भी एंगल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत स्कीम्स में सजेशंस हैं और बाकी बेहतरीन है पोर्टफोलियो, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है। एक इन्होंने सवाल पूछा कि भाई इनके पास 1.7 करोड़ है, जॉब की सर्टेनिटी है नहीं है, तो 10 साल में पोर्टफोलियो कैसा रहेगा? तो अगर ये 10 साल में पोर्टफोलियो कंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि इनका ज्यादातर फंड्स जो हैं इक्विटी फंड्स हैं, कुछ हाइब्रिड फंड्स भी हैं, हम अनुमान मान के चल सकते हैं कि 12% का रिटर्न ये निकाल लेंगे। तो अगर 12% का रिटर्न आ जाता है तो इनके पास ये कॉर्पस 5.3 करोड़ हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया कॉर्पस है। तो अगर ये एसआईपी नहीं भी करते हैं तो ये रिटर्न अच्छा आएगा और कॉर्पस अच्छा हो जाएगा, और अगर ये एसआईपी करेंगे तो ये कॉर्पस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन रहनी चाहिए। थोड़ी बात फंड्स में देख लीजिए, बाकी सब कंफर्टेबल है।
तो आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी। आगे बढ़ते हैं, करण पटेल का सवाल श्वेता आपके लिए, और इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। निपॉन स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई का कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज और मिड कैप भी इनके पास है। पिछले 6 महीने से ये कह रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं। जी। कविता, आते हैं डायरेक्टली इनके फंड्स में। जो फंड्स उन्होंने बताए हैं, कुछ फंड्स बहुत अच्छे हैं। कोटक का इमर्जिंग, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईप्रू लार्ज एंड मिड कैप, ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। करण, आप इनमें एसआईपी कंटिन्यू करें। मैं कहूंगी ये बड़े ही कंसिस्टेंट फंड्स रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दो फंड जहां मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एसआईपी बंद करें, और अगर आप एग्जिट लोड के बाहर हैं तो आपकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी रही है तो आप उनमें से निकल जाएं। वो दो स्कीम्स जो हैं वो आपकी एक पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप फंड है, और जो दूसरी फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी निपॉन की स्मॉल कैप फंड। हालांकि निपॉन का स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। वो आज के दिन पे एक 35,000 करोड़ का फंड है। स्मॉल कैप स्पेस में वो सबसे बड़ा फंड है, और आगे जाके उसे दिक्कत हो सकती है कुछ भी चेंजेस करने हो अगर फंड में, और वो उसके रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए निपॉन का स्मॉल कैप फंड, हालांकि रिटर्न उसने अच्छा दिया है, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ एग्जिट करने के लिए। और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, वो अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन हमें चाहिए फंड्स जो 100% भारतीय इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके जगह पे जो दो फंड्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो रहेगा एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, और एक क्वांट का एक्टिव फंड जो मल्टी कैप फंड है। तो इसे आप को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही मार्केट कैप्स में एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं श्वेता। अगला सवाल भी आप ही के लिए है, संदीप शर्मा का। ये भी यूट्यूब से ही अपना सवाल हमें भेज रहे हैं। 18 लाख रुपए HDFC 100 में इन्होंने निवेश किए हुए हैं, HDFC टॉप 100 में, और अब ये कह रहे हैं 60 लाख 8 साल में चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो अब बताएं, 18 लाख रुपए एक ही फंड में इन्होंने निवेश कर रखे हैं, और 60 लाख रुपए कब निवेश किया हमें पता नहीं, तो डिटेल्स की थोड़ी सी कमी है। बट ओवरऑल क्या 60 लाख रुपए जमा हो पाएंगे 18 लाख के निवेश से 8 साल में? जी। अगर हम 14-15% का ग्रोथ रेट देखें जो फंड ने दिया भी है, और इक्विटी में आप आगे जाके एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, तो 8 साल में इस रेट पे आप करीबन 50 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो आपका गोल इससे अचीव नहीं होगा। आप 5,000 से एसआईपी कर लें और शुरुआत, तो उसको अगर आप फिर देख लेंगे 5,000 की पर मंथ एसआईपी प्लस आपका जो 18 लाख है वो आपको 70 लाख के गोल पे ले जाएगा। और दूसरी एक चीज संदीप जी, अगर आपके पोर्टफोलियो में बस यही एक फंड है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आपके पास कम से कम 4 से 5 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, सो दैट आप रिस्क को स्प्रेड आउट कर लें। फंड की रिस्क, मार्केट कैप की रिस्क, ये सारी ही आपकी स्प्रेड आउट होनी चाहिए। तो HDFC टॉप 100 दूसरी बात प्योर लार्ज कैप फंड है, मतलब वो टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उन्हीं में निवेश करता है, 80% कम से कम उनका पोर्टफोलियो। तो अगर हमें रिटर्न्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है तो आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही मार्केट कैप के एक्सपोजर होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा आप स्प्रेड आउट कर लें। एक आईप्रू का डिविडेंड यील्ड फंड आप ले लें, एक HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड जहां फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कोटक का इमर्जिंग, क्वांट, एक्टिव, ये 4 से 5 फंड में आप अपनी स्प्रेड आउट करें इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से संदीप के लिए ये सलाह, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक बार फिर से दर्शकों को फ़ोन लाइन पर जोड़ेंगे और हमारे दोनों की एक्सपर्ट्स जो हैं सवालों के जवाब देंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हमारा जारी है। और जयेंद्र जो हैं हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश से ये सवाल पूछेंगे। जयेंद्र नमस्कार। जयेंद्र जी नमस्कार। सर आवाज़ आ रही है? हाँ, ये आपको जो है 10 लाख रुपए 10 साल के लिए निवेश करने हैं सर?
हाँ। तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इस रकम से आपको अपने हर महीने का कुछ खर्चा या इसमें से कमाई भी मेरे चाहिए को होगी? मेरे को 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का है। हम्म, 10 से 12 साल मेरे को पैसे चाहिए नहीं, फॉर अ लॉन्गर टर्म के लिए। ओके। आप जोखिम उठा सकते हैं ना सर? हाँ। चलिए, आपकी रिस्क एपेटाइट भी है। मुकेश। थैंक यू कविता। अगर जयेंद्र जी की हम प्रोफाइल देखें, वो 64 इयर्स हैं, एक सीनियर सिटीजन है। अब इन्होंने बोला कि ये जोखिम उठा सकते हैं, एंड नॉर्मली इन्वेस्टर शुरू में बोलते हैं कि वो जोखिम उठा सकते हैं, बट एक एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता नहीं है कि कितने साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कई बार हमने देखा कि जब मार्केट चढ़ रही होती है तो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी होता है, बट जब मार्केट गिर जाती है तो वो कंजर्वेटिव हो जाता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मार्केट में नए नए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्रेजुअली उसको करें, और ग्रेजुअली उनको एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो अगर इनके लिए हम देखें तो इनके लिए मेरे को लगता है कि एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उसमें रिस्क नहीं लेंगे, स्टेबल रिटर्न आएगा 10-11% का। तो इनके लिए मैं हाइब्रिड कैटेगरी बैलेंस एडवांटेज फंड सजेस्ट करूंगा। बैलेंस एडवांटेज फंड में लगभग 50% इक्विटी होता है, 50% डेट होता है, और फंड मैनेजर उसमें भी चेंज करता रहता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। मार्केट ऊपर होती तो प्रॉफिट बुक कर लेता है, अगर डाउन होती तो इक्विटी बढ़ा देता है। तो रिस्क काफी बढ़िया उसमें मैनेज होता है, और इनके लिए मैं दो बैलेंस एडवांटेज फंड रिकमेंड करूंगा। एक आईसीआईसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है, और एक एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है। अब जो इनको ये 10 लाख डिप्लॉय करने, 5 लाख में सजेस्ट करूंगा कि आप लमसम डाल दीजिए आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज में, और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में आप 5 लाख अगले 10 महीने में एसटीपी के थ्रू डालें। अब मैंने इसमें 5 लाख लमसम इसलिए बोला है ताकि अगर मार्केट यहाँ से रैली कंटिन्यू करती है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और 5 लाख एसटीपी के लिए धीरे धीरे डालने बोला है, ताकि अगर मार्केट वोलेटाइल रहती है तो गिरती है तो उनको उस चीज का फायदा होगा। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि 10 साल में ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स 10% का रिटर्न दे देंगे पर एनम पोस्ट टैक्स, तो इनके पास 10 साल बाद लगभग 25 लाख का कॉर्पस है, हो जाएगा। तो ये इसे देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये और इनको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो रिस्क हम बढ़ा सकते हैं, बट उनके लिए वो कंफर्टेबल होना होगा। मेरी इनको सुझाव ये होगी, आप स्टार्ट करिए। आपको अगर 2-3 साल बाद कंफर्टेबल लगता है तो आप इक्विटी और बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक विक्रम का मैं सवाल लूंगी, जो कि श्वेता से अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार विक्रम, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, थैंक यू। आपने मेरा सवाल लिया और मेरे सोशल मीडिया पे भी आपने रिप्लाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने सवाल को लेके कंफ्यूजन था, तो मेरे ख्याल से एक नई एक्सपर्ट से आपके सवाल का जवाब जो है वो दिलवाते हैं। सवाल वही है, मेरे ख्याल से श्वेता के पास भी आपका सवाल है। और निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग आपके पास है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एसबीआई फोकस, कैनरा बैंक इमर्जिंग इक्विटीज़। तो यही आपको रिव्यू करवाना है, और बाकी के जितने भी फंड्स हैं वो भी आपने उसमें आप निवेशित हैं, है ना? इन्होंने आप पैसा निकाला नहीं है, लेकिन आपने पैसे निवेश बरकरार रखा हुआ है। हाँ जी मैडम। ओके, ऑलराइट। श्वेता बताइए क्या करना चाहिए विक्रम को? जी विक्रम, आते हैं आपके फंड्स में। 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी है आपके पोर्टफोलियो में, वो पहले वो बता देती हूँ कि आपने हर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छी खासी है। हर मार्केट कैप में आपको एक एक्सपोजर मिल गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, आपने कंटिन्यू करी है आपकी एसआईपी लगातार। सो आपने कहा आपने आपकी आज की कॉर्पस बिल्ड हो चुकी है 15 लाख की। एक दो चीजें जो हम बदल सकते हैं, आपके पास 2 लार्ज कैप फंड हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें सबसे कम पोटेंशियल होता है रिटर्न का। तो यहाँ मैं आपको ये सलाह दूंगी कि एक जो आपका लार्ज कैप फंड है आप कंटिन्यू करें, फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड आप कंटिन्यू करें, कैनरा का ब्लू चिप फंड आप निकल सकते हैं उस फंड में से। तो एक वो हो गई। दूसरी रिकमेंडेशन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। यहाँ से मैं आपको सलाह दूंगी इस फंड में से निकल जाने की। तीसरी, निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे भी इसने हिस्टोरिकली अच्छी रिटर्न दे रखी है, लेकिन 35,000 करोड़ एक स्मॉल कैप फंड के लिए बहुत बड़ी साइज होती है मैनेज करने के लिए। तो ये 3 फंड हैं जो आपको निकलने चाहिए आपके पोर्टफोलियो से।
चौथा फंड एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, ये भी हालांकि बहुत अच्छा फंड रहा है। यहाँ पे भी एक साइज का इशू है। ये भी 30,000 करोड़ के ऊपर का फंड हो चुका है और यहाँ पे भी फंड मैनेजर को दिक्कत आ सकती है उस साइज को मैनेज करने के लिए और उस वजह से उसके रिटर्न्स में आगे जाके भी हम इम्पैक्ट थोड़ी बहुत देख सकते हैं। हमने रिसेंट भी वो इम्पैक्ट देखा भी है इस फंड में। तो ये फंड्स आप एग्जिट कर जाएं। इसके जगह पे जो 3 फंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिनमें आप डालें, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का, ये बेहतरीन फंड है, आप इसमें जा सकते हैं। कोटक का मल्टी कैप फंड और आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड। तो जैसे आप स्मॉल कैप से अगर निकल रहे हैं तो उसकी जगह पे आप एक दूसरा स्मॉल कैप फंड ऐड कर रहे हैं। मल्टी कैप फंड से आपको फिर से लार्ज मिड स्मॉल में आपकी एक्सपोजर मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपके फंड्स हैं, जो एसआईपी है, वो आप कंटिन्यू करें, वो अच्छे फंड्स हैं। ऑलराइट विक्रम, काफी विस्तार से आपको श्वेता ने सलाह दी है कि आपको और कोई सवाल पूछना है? हाँ मैडम, मेरे को दो बातें पूछनी है। हाँ। पहली तो ये कि मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, ये फिरोज जी के लगभग उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बना रखा है मैंने, ठीक है? ओके। और दूसरा, अभी उसमें मेरे पास ना मैडम एक कुछ 10 लाख रुपीज भी पड़े हैं मेरे पास, बैंक में पड़े, आप मान लीजिए। वो मेरे को अभी मैंने रखे इसलिए हैं कि जैसे मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आएगा तो मैं लमसम बीच बीच में पैसा डालूं। तो मेरे को ये पूछना था कि वो पैसे का अभी क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? तो आपके पास जो आज 10 लाख की लिक्विडिटी है, देखिए आज के दौर में जब हम वैल्यूएशन बोलते हैं, ना मार्केट बहुत सस्ता है ना मार्केट बहुत महंगा है। मैं कहूंगी ये फेयर वैल्यू का मार्केट आपका चल रहा है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप उसे बैंक में रखेंगे या डेट में रखेंगे, वो आपको 6-7% की रिटर्न दे रहा है। अगर आप आज भी मार्केट में और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो वो आपको लंबे समय के लिए 12 से 14% की रिटर्न देने की संभावना रखता है। तो बैंक में रखने से बेहतर है आप उसे फंड्स में निवेश कर लें। आप चाहें तो मेरी सलाह तो यही होगी कि 10 लाख पूरा आप एक साथ निवेश कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप उसे 2 भागों में स्प्लिट कर लें। आज 5 लाख, 15 दिन बाद 5 लाख, लेकिन आप मार्केट में आज निवेश कर सकते हैं। ये मेरी सलाह रहेगी आपकी। और दूसरी, ये कुछ आपके जो फंड्स हैं, मैंने कहा बेहतरीन फंड्स हैं। एक आधा फंड्स जो आपको बदलने भी है, वो ये हो जाता है कि फंड्स अच्छे होते हैं लेकिन हर साल उसे एक बारी पूरे डिटेल में रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी चलिए, ऑल द बेस्ट विक्रम। आगे बढ़ते हैं, झटपट सीधा रुक कर लेते हैं। चलिए निवेश के गुरु मंत्र की ओर। मुकेश जी बताइए, आपका निवेश का गुरु मंत्र आज के लिए क्या होगा? कविता, आज का निवेश का गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्कीम्स डाइवर्सिफिकेशन में बहुत फोकस करते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। कई बार इन्वेस्टर एक ही फंड हाउस की अलग अलग स्कीम्स उठा लेते हैं, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप उठा लिया, मिड उठा लिया, लार्ज कैप उठा लिया, उन्हें लगता है डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बट हमने देखा है कि जब एक फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो नॉर्मली उनकी ज्यादातर स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर जाती है, क्योंकि एक फंड हाउस का स्टाइल सिमिलर होता है। तो फंड हाउस का डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर को देखना चाहिए और उन्हें नोट करना चाहिए कि किसी भी फंड हाउस में वो 20% से ज्यादा ना करें। तो अगर ये डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। श्वेता, आपका गुरु मंत्र? जी, बहुत बार ये हो जाता है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं, हमें निवेश करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि ये फ्लेवर ऑफ द सीजन है या ये रिसेंट ट्रेंड चल रहा है और उसमें निवेश कर जाते हैं, पर वो सही तरीका नहीं होता। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट कोई रेकमेंड करता है, आप ये चीज ध्यान में रखें कि ये क्या आपको अपने लक्ष्य के ओर ले जाएगा या आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कई बार हम सुनते हैं कि एफडी 8% पे मिल रही है, इसमें हम निवेश करें या ना करें, पर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 70% डेट है, आपको तो इक्विटी चाहिए।
तो फिर वो एफडी चाहे 8% दे रही हो, सबसे बेहतरीन हो, वो आपके लिए नहीं है। तो हर बार हर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते वक्त ये ध्यान में रखें कि ये आपको लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। चलिए, तो और बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप दोनों का समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, आज उनका मार्गदर्शन किया उनके निवेश को लेकर। और इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आपके सवाल जो हैं हम व्हाट्सएप के ज़रिए अपने शो में शामिल करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो यूट्यूब के ज़रिए हमारे शो को देखते हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप हमें यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए ताकि हम आपके सवालों को शो में शामिल करें और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।